ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत टेंशन है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना are there for you to help you understand basic concepts of human resource management, and we will try to cover all the important topics in this series of human resource management. So let us start with us, and we will be covering all the important topics related to human resource management. So let us start with the very first topic of human resource management, that is VUCA world. Now what does this VUCA stands for? So V stands for volatility, U stands for uncertainty, C stands for complexity and A stands for ambiguity. बच्चों समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहने का मतलब है कि आज जिस हम एरा में रह रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में, जहां पे चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये वूका वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, चीजों में बहुत ज्यादा तेजी से चेंज आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें यूएस यूक्रेन वॉर, उसका इंपैक्ट सिर्फ उन पर्टिकुलर कंट्रीज पे नहीं है जिनमें वॉर हो रहा है, बल्कि उसका इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे है। पूरी इकोनॉमी इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। प्राइस ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल, दे आर चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। अनसर्टेनिटी, आज अगर आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लिया है, यू आर नॉट वेरी सर्टेन इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट जैसा कि ये पहले देता था। सिमिलरली सपोज करो अगर मेरी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं पर्टिकुलर कंट्री में, इंडिया में, तो अगर मैंने किसी ब्रांच में कोई डिसीजन अप्लाई किया तो जरूरी नहीं है जो रिजल्ट आया वो दूसरी जगह पे भी सेम आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। You must be knowing work from home, new trend after COVID-19, but it is complex. सुनने में जितना आसान लगता है ना वर्क फ्रॉम होम, उतने ही ज्यादा चैलेंजेस आते हैं एम्प्लॉय का एंगेज करने में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बिग्यूटी। एक पर्टिकुलर डिसीजन का इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज पे आता है। तो बीइंग अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मे बी अ सीईओ, आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, उनको बहुत ध्यान से उनका डेवलपमेंट करना है। जैसे अल्टीमेटली सी every organization can copy the type of technology you are using. Every organization can change or can copy the kind of financial resources you are using. एक चीज जो कॉपी कभी नहीं हो सकती, that is the human resource management, that is the talent, abilities and knowledge of human resource, and that is why there is a war going on right now in the organization, that is called talent war. रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जहां पे डिलॉयट पोच्ड इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम केपीएमजी बाय गिविंग देम अट्रैक्टिव सैलरी। नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड पोच। पोचिंग रेफर्स टू व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू मेक श्योर कि उसके कॉम्पिटिटर ब्रांड को वो ज्यादा एम्प्लॉइज को सैलरी देके, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाता है, सो दैट दे कैन गेट द नॉलेज मैनेजमेंट, दे कैन नो द टेक्निक्स एंड द स्ट्रेटजीज दैट कंपनी इज अप्लाइंग। तो विद दिस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जब अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे एम्प्लॉइज कंपनी के, उनकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को इस तरीके से फोकस किया जाए जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बच्चों समझो, बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कॉपी कर सकती है दूसरी अपने कॉम्पिटिटर का। वो जिस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एक चीज जो कॉपी नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड फ्रॉम देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केम इनटू पिक्चर, दैट सेज दैट एम्प्लॉइज आर रिसोर्स और द ऑर्गेनाइजेशन। Let us move to the next slide with the features and the characteristics of human resource management. आओ बच्चों पढ़ते हैं features of HRM. सबसे पहला feature is HRM is concerned with people's dimension. Very important. जब भी हम human resource management की बात करेंगे तो हमें people oriented activities को focus करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज प्रोडक्टिवली काम करते हैं, दे आर सैटिस्फाइड, वहां पर रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कमिटमेंट। आपको अपने एम्प्लॉइज को कमिटमेंट लेवल हाई करना है। कैसे होगा हाई? अगेन जब हम उनकी
सारी जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, जितना भी वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, उनको करियर ओरिएंटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे विल बी मोर कमिटेड। और ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयज कमिटेड होंगे तो वो बेटर रिजल्ट्स देंगे। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग देयर स्किल्स। वी विल ट्राई टू मेक देयर कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज्ड एंड फाइनली रिटेंशन। ध्यान रखना, जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे एम्प्लॉयज रिटेन्ड रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन्ड? कि वहां पे वो लॉन्ग टाइम के लिए दे यूज्ड टू वर्क। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटेंशन हाई होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं तो इट इज नॉट गुड सिग्नल फॉर योर कंपनी। आप नए लोगों को लेके आओगे, उनको ट्रेन करोगे, कॉस्ट इज इन्वॉल्व, अ लॉट ऑफ other expenses are involved into recruitment selection. तो अगर retention is high, it is going to be very beneficial to you. Next, we will try to develop practices for teamwork. बहुत एम्प्लॉइज एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जब वो टीम में काम करते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो आपको ये फैसिलिटेट करना है, इंश्योर करना है कि टीम बिल्डिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू रिवॉर्ड योर एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि वही चीज मोटिवेशन होगी एम्प्लॉइज के लिए अच्छा करने के लिए। एंड इवन दूसरे एम्प्लॉइज जो हैं दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू डू बेटर सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट रिवॉर्डेड। बोनस सुना ही होगा आप लोगों ने, तो बोनस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज आर एबल टू वर्क बेटर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्या कहती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि क्या क्या कनेक्ट करता है? हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट फोकसेस ऑन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो, आई थिंक सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा नारायण मूर्ति का। उन्होंने भी बात बताई है, कही है एचआरएम से रिलेटेड। क्या बात कही है? यू मस्ट ट्रीट योर एम्प्लॉइज विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। व्हाई? बिकॉज इवन इन द ऑटोमेटेड फैक्ट्री इन द ऑर्गेनाइजेशंस यू नीड टू वर्क द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ये सोचते होंगे अब तो ऑटोमेशन का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है, तो ह्यूमन रिसोर्स की क्या जरूरत है, सब काम अपने आप हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि चाहे हम कितना भी ऑटोमेट कर ले, उस ऑटोमेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज डन ओनली बाय ह्यूमन रिसोर्स। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। बात करते हैं कि इट फोकसेस ऑन पीपल। व्हाट इट फोकसेस? दैट राइट पीपल इज एट राइट प्लेस। सपोज करो मैं अगर अकाउंटेंसी में अच्छा हूं तो मेरे को अकाउंटेंसी रिलेटेड वर्क मिलना चाहिए ना। अगर मुझे कोई ऐसे एरिया में, कोई ऐसे फील्ड में मुझे डाल दिया गया जहां पे मैं अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? वो ट्राई करता है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस। नेक्स्ट, वी विल ट्राई टू मोटिवेट द पीपल। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि उनका बेस्ट आउटकम हम निकाल पाए। वी विल डेवलप पोटेंशियल। ट्रेनिंग सुना होगा आप लोगों ने, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो नॉलेज एंड स्किल्स है एम्प्लॉइज की उसको फर्दर एनहांस करें। नेक्स्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप। आज भी हम कितनी भी वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, बट वी आर ह्यूमंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग रिलेशनशिप फॉर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इनोवेशन रेफर्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो जब तक इनोवेशन नहीं आए, गूगल, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क इन गूगल? सबने गूगल का नाम सुना होगा, चाहे अगर सैलरी भी कम मिले सब गूगल में काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ इनोवेशन। वो लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि नए नए टेक्निक से, नए नए तरीकों से काम हो। ठीक है, फायदे क्या है अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी आती है कंपनीज में, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज सैटिस्फाइड रहते हैं। सैटिस्फाइड रहेंगे तो क्या होगा? रिटेंशन इंक्रीज होगा, इनोवेशन आएगा, एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाने से पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट। रुको बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूं, आप जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं। तो सपोज करो अगर एचआरएम रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है एचआरएम की, या फिर एचआरएम क्या होता है, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है एचआरएम की, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट इट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम की, राइट पर्सन एट राइट टाइम। प्लीज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स।
पैराग्राफ में ना लिखें बड़े बड़े, क्योंकि पैराग्राफ में अगर आप लिखते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट। तो आप क्या करें, जिस तरीके से पॉइंटर्स में मैंने आपको समझाया है, ये जो बेनिफिट्स आपको बताए हैं, ये इसी पॉइंट्स में लिखे जाएं और एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको इलैबोरेट करें, तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम्स। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। जब भी एचआरएम का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं। क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? तो पहला है अपनी ह्यूमन कैपिटल को एनहांस करने के लिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। तो अपनी ह्यूमन कैपिटल को एनहांस करना। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बनाना जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिलके पॉजिटिवली काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, हेल्प टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। स्ट्राइक सुना है बच्चों आपने? स्ट्राइक्स एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्यों जाते हैं एम्प्लॉय स्ट्राइक पे? क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन, बिकॉज रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वो अच्छा नहीं होता। तो कैसे रोका जाए स्ट्राइक्स को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को? बाय फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, राइट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? फैक्ट्रीज में सुना होगा आपने, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, क्राइसिस। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बीइंग एन एचआर मैनेजर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि राइट एंड सेफ एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देके एनहांस करो नॉलेज स्किल्स को एम्प्लॉयज के। लास्ट, प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। चलो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग और स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, जरूर पढ़ना है। सबसे पहले पहला स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आप खुद सोचो, आपकी कंपनी है, पहला काम क्या करोगे आप? नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, आप ये देखोगे कितने लोग चाहिए हमें और किस टाइप के, हाउ मेनी स्किल्ड एंड हाउ मेनी अनस्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड। प्लानिंग कर ली। अब अगला स्टेप विल बी रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? यू विल इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द पीपल दोज आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग, आपने देखा कि भाई मुझे 100 लोगों की जरूरत है, उसमें से 70 लोग स्किल्ड और 30 अनस्किल्ड, तो आप क्या करोगे? अब आप ढूंढोगे ऐसे लोग कहां हैं। अब एप्लीकेशंस आएंगी आपके पास, अगला स्टेप यू विल सेलेक्ट। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, उसमें से आप बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर लोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यू विल प्लेस देम, आप उनको अपनी पोजीशन पे प्लेस करोगे जहां पे भी वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने बात की थी राइट पर्सन एट राइट प्लेस, आप उनको प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप उनको ट्रेन करोगे जिससे कि वो उस पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर पाए, अपनी स्किल्स नॉलेज को एनहांस कर पाए। आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग, नेक्स्ट विल बी परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ एचआरएम। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? आप उनको इवैल्यूएट करोगे, आप उनको देखोगे उनका काम कैसा था। अगर काम अच्छा था तो अकॉर्डिंगली उनको सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशंस दोगे, और अगर कुछ गड़बड़ थी तो आप उनको बताओगे क्या है एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार पाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली जब आपने अप्रेजल करा तो आप नेक्स्ट स्टेप होगा, आप उनको कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड्स दोगे, ठीक है? जिस भी काम के लिए आपने उनको रखा है, एज पर देयर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, यू विल पे देम द अमाउंट ऑफ मनी दे डिजर्व। नेक्स्ट स्टेप, यू विल मेक श्योर कि दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। अभी हमने बात की थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो एक पॉजिटिव रिलेशन हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय रिलेशन। यू विल मोटिवेट देम, बोनस। इसमें बच्चों में एक आपको एक चीज और बताता हूं, आपने सुना हो अगर ग्रेच्युटी, अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल लगातार किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम सैलरी उसको एक अमाउंट देता है विच इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। तो ये सब क्या है? मोटिवेशन के तरीके। पीएफ सुना होगा आप लोगों ने, प्रोविडेंट फंड। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट दैट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, जिससे कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो। एंड जाने वाले को कौन रोक पाया है? इतना सब करने के बाद भी अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर्सनल रीजन है, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, तो उसको हम फाइनली सेपरेट कर देते हैं एंड द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, जैसे ये साइकिल मैंने बना के समझाया है, जैसे स्टेप्स लिखे हैं वैसे ही लिखना है, कहानियां नहीं लिखनी है। तो जिस तरीके से ये स्टेप्स बताए हैं वैसे ही स्टेप्स लाइन बाय लाइन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन थ्योरी।
तो इसको आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। चलो बच्चों, अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ये एक सब पार्ट है, एक बड़े HRM का एक टॉपिक है जिसमें कि हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। क्यों करना है कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट? जिससे कि वो जो भी नेसेसरी स्किल्स हैं उनको एक्वायर कर पाए एंड शार्पन कर पाए। आप सब मानोगे आज के टाइम पे आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मुझे अगर कोई नॉलेज है तो इट इज सफिशिएंट। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ टॉपिक, इज अ कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि आपको कॉन्टिन्यूअस अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, जिससे कि आप जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आप उसको फेस कर पाए, आप अपने इनर पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर पाए एंड अल्टीमेटली आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे काम कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, काउंसलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेशन प्लानिंग। ये सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन प्लानिंग इज बेसिकली अ टेक्निक यूज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि ये कोशिश की जाती है कि फ्यूचर मैनेजर्स को रेडी किया जाए। देखो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, जो हायर लेवल पोजीशंस होती है उस पर अगर हम हायरिंग बाहर से करते हैं, किसी कैंडिडेट को लेके आते हैं, वो बहुत रिस्की होता है। तो आप क्या करते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं या मिडिल लेवल एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेन करे कि कल को अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट हायर लेवल चाहिए हमें कोई भी एम्प्लॉय, तो हम बाहर से ना लेके अंदर से ही लोगों को प्रमोट करें। उससे क्या होता है, चांसेस ऑफ बेटर रिजल्ट्स इज देयर। रीजन, क्योंकि हम जिस इंसान को प्रमोट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पुराने टाइम से है तो उसे कल्चर पता है, चांसेस ऑफ बेटर रिजल्ट्स हैं वहां पे। ठीक है बच्चों, तो इसके अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाय दैट टाइम यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, HRM वर्सेस HRD, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझाने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई डिफरेंस की बात करते हैं, ऑलवेज राइट इट इन टी शेप। बच्चे क्या करते हैं, बस ये फोकस करते हैं कॉपी को भर के आए और कहते हैं हम तो इतना भर के आए पर मार्क्स नहीं आए, क्योंकि राइट तरीके से भी तो भरना है। तो प्लीज जब भी कोई भी दो टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस आएगा तो उसको हमेशा टी शेप में लिखेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। HRM जो है उसमें हम इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस हो, वेयरएज अभी मैंने बताया था HRD फोकस इज ऑन लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। HRM टॉक्स अबाउट पेरोल, पॉलिसीज, लेबर लॉज एंड रिक्रूटमेंट। बड़ा प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें हम ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, सुना है मेंटरिंग क्या होता है? जिसमें कि बेसिकली आपको एक मेंटोर, एक गाइड एलोकेट होता है, जो भी आपको इश्यूज होते हैं आप उससे कंसल्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। करियर ग्रोथ की बात हम इसमें करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज शॉर्ट टर्म, whereas HRD इज अ लॉन्ग टर्म। वाई लॉन्ग टर्म? क्योंकि इसमें हम फ्यूचर एम्प्लॉयज के कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर्स हायरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन एंड कंप्लायंस, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग, प्लानिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। HRM जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, रेगुलेटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज, लेबर लॉज, सब चीजें फोकस करनी है। HRD इज मोर इनटू डेवलपमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक? ये आपको इंश्योर करना है कि आपके एम्प्लॉइज दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉइज से बेटर परफॉर्म करें। की एक्टिविटीज क्या है HRM की? रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, पेरोल एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग, ग्रीवेंस कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। HRD में स्किल एनहांसमेंट, नॉलेज ट्रांसफर, लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। HRM जो है इट इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस, whereas HRD fosters innovation, adaptability and employee potential. HRM का सक्सेस अगर आपको देखना है, कैसे पता चलेगा? रिटेंशन कितना हाई है, पॉलिसी कितनी फॉलो हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्या है। वेयरएज अगर आपको HRD का सक्सेस रेट देखना है तो आप कैसे देखोगे? कितना स्किल एनहांसमेंट हुआ है कंपनी में, करियर प्रोग्रेशन क्या है, लीडरशिप पाइपलाइन। व्हाट इज लीडरशिप पाइपलाइन? मैंने अभी बताया था, इसमें कि हम फ्यूचर रेडी, कि कल को अगर
मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन हायर लेवल पे वो वेकेंट हो जाती है, तो मैं बाहर से किसी को ना रख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास एम्प्लॉयज है जिनको मैं उस पोजीशन के लिए डिवोट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ध्यान रखेंगे जब भी डिफरेंस लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एचआरएम वर्सेस एचआरडी टी शेप में जरूर लिखेंगे जिससे कि क्लैरिटी हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो एचआरएम इज अ वेरी वाइड टॉपिक जो कि सारी चीजें कवर करता है, पेरोल से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव, कंप्लायंस, रिवॉर्ड। एचआरडी उसका एक पार्ट है जो कि मेन फोकस करता है लर्निंग डेवलपमेंट पे, करियर प्रोग्रेशन पे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये पर्सोनल मैनेजमेंट क्या आ गया यहाँ पे बच्चों? आज के टाइम में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट आज से 30-40 साल पहले एम्प्लॉइज को लेबर की तरह ट्रीट किया था। नो बेनिफिट्स, नो फैसिलिटीज वर गिवन टू देम। क्यों? क्योंकि वर्कर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, एम्प्लॉयर की चलती थी। आज के टाइम में इट इज नॉट लाइक दिस, बट पहले ऐसा ही होता था। तो उस टाइम पे जब एचआरएम नहीं था, क्या चलता था? पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया एम्प्लॉइज को मशीन्स की तरह ज्यादा से ज्यादा काम करा। सुना होगा आप लोगों ने कि ज्यादा काम कम पे, बट आज इन द मॉडर्न एरा वी आर यूजिंग एचआरएम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एग्जाम में आता है, कई बार आया है, ध्यान से देखेंगे तो पर्सोनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद वर्कफोर्स एंड उनका रिलेशनशिप विद द कंपनी। एचआरएम जो है इफेक्टिव यूज करना है। कंपनीज ने रियलाइज किया कि एम्प्लॉइज पे फोकस करोगे, ट्रेनिंग दोगे, अपना ही फायदा है। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हो तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे। तो इसीलिए एचआरएम बात करता है इफेक्टिव यूज, जबकि इसमें बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ काम कराएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच अभी बताया मैंने पर्सोनल मैनेजमेंट, एचआरएम मॉडर्न अप्रोच। पर्सोनल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, टूल्स, और मॉडर्न मैनेजमेंट में एचआरएम में एसेट्स, एम्प्लॉइज आर एसेट्स। नेक्स्ट, पर्सोनल मैनेजमेंट वाज अ रूटीन फंक्शन, बस आए एम्प्लॉइज काम करें। यहां पे क्या है? स्ट्रैटेजिक फंक्शन, आपको स्ट्रैटेजीज बनवानी है एम्प्लॉइज से जिससे कि आप कंपीट कर पाओ इस पर्टिकुलर एरा में। नेक्स्ट, पर्सोनल मैनेजमेंट में पेमेंट जो होती थी ना एम्प्लॉइज को, वो जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से मिलती। जॉब इवैल्यूएशन क्या है बच्चों? जॉब इवैल्यूएशन मतलब कि जिस जॉब पे मैंने किसी एम्प्लॉय को रखा है उस पर्टिकुलर जॉब पे कितना अमाउंट हमें सैलरी देनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई ज्यादा डिजर्व करता है तो नहीं, हमने एक सेट कर लिया कि इतना ही हमें उसे अमाउंट ऑफ मनी देना है तो हम उतना ही देंगे। जबकि आज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है हम उसको ज्यादा पैसे भी देने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट, पर्सोनल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का रोल ट्रांजैक्शनल था, सिर्फ काम से मतलब है। अभी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एम्प्लॉय में चेंज करना है। कम्युनिकेशन पहले इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कोई बात नहीं होती थी एम्प्लॉइज से, कुछ नहीं सुना जाता, एम्प्लॉइज का फीडबैक नहीं लिया जाता। आज के टाइम में एम्प्लॉइज का फीडबैक लिया, क्योंकि उससे क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड होता है कंपनी के बारे में कि एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले के टाइम में लेबर्स का क्या होता था? कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब मिलकर वो बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे। जबकि आज क्या है? इंडिविजुअली भी एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट, पहले मैनेजमेंट बहुत लंबे प्रोसीजर्स लेता था, बहुत टाइम लगता था काम को करने में। अभी क्या है? एज पर बिजनेस नीड, डिसीजन स्लो होते थे पहले, अभी फास्ट। पर्सोनल मैनेजमेंट में अर्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड किया जाता था काम के अकॉर्डिंग। अभी क्या है? ग्रुप्स और टीम्स में काम होता है। फोकस, पहले फोकस था सिर्फ हायरिंग पे, पर्सोनल मैनेजमेंट में हायरिंग, रिम्यूनरेशन, पैसे देना उनको, सैलरी, ट्रेनिंग और हार्मनी। बट अभी जो फोकस है वैल्यूड एसेट्स, टू बी वैल्यूड, यूज्ड एंड प्रिजर्व, कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को प्रिजर्व भी करना है, रिटेन भी करना है, वो फोकस किया जाता है। इस दोनों के डिफरेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पर्सोनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि टी शेप में ही दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक एचआरएम। ये क्या है? स्ट्रैटेजिक एचआरएम फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में बाय मेकिंग स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। स्ट्रैटेजी का मतलब अगर पहले हिंदी में समझे तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति।
जब भी कोई भी वॉर होती है, लड़ाई होती है, आपको पता है कि एक रणनीति बनाई जाती है। रणनीति मतलब कि किस तरीके से सामने वाले को हराया जाए। अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करके दूसरे की वीकनेस पे प्रहार करने से ही हमेशा जीत होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। फेसबुक सबने चलाया होगा, ठीक है, आज भी चलाते होंगे, बट क्या आज आप उतना फेसबुक देखते हैं लोगों को चलाते हुए जितना पहले देखते थे, आज से 10 साल पहले? नहीं। आज के टाइम पे बच्चे ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो फेसबुक ने क्या देखा कि अभी यूथ का जो टारगेट है वो चेंज हो रहा है। अब दो तरीके से लड़ाई को जीता जाता है। पहला, या तो खुद बहुत ताकतवर बन जाओ, या दूसरा जो कॉम्पिटिटर है उसे खरीद लो। तो फेसबुक ने क्या करा, दूसरे वाला ऑप्शन खरीद कर लिया। उसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, पर मैं तुम्हें खरीद लेता हूं। ये क्या है? स्ट्रैटेजिक HRM। ठीक है, तो क्या है बेसिकली बच्चों कि एक प्लान करके हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज करते हैं, जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी वीकनेस पे हम काम करें। या तो खुद ताकतवर बन जाओ या दूसरे को अपने अंडर में ले लो। बहुत अच्छा एक और एग्जांपल, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को बाय करा। अगेन क्या रीजन था? स्ट्रैटेजिक HRM। क्योंकि उसके जो दोनों को बाय करने के बाद क्या होगा, पावर जो है उनकी बढ़ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रैटेजिक HRM के। चलो बच्चों, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं स्ट्रैटेजिक HRM में। ध्यान रखना बच्चों, मार्क्स लाने हैं, एग्जांपल की बात जरूर होनी चाहिए आंसर शीट में। गूगल का नाम सबने सुना होगा। गूगल क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को इतनी अच्छी फैसिलिटीज देता है बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी एंड फन वे टू गेट अराउंड द कैंपस। गूगल का जो कैंपस है, जो ऑफिसेज है, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड है, जिससे कि कई बार आप यकीन करो एम्प्लॉयज को बेटर सैलरी भी अगर मिल रहे हैं ना, तो भी वो एम्प्लॉयज जो है गूगल को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या है ये? स्ट्रैटेजिक HRM। एक स्ट्रैटेजी बनाई है गूगल ने। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। गूगल में 7 एकर्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अपने एम्प्लॉयज के लिए। उनके मल्टीपल वेलनेस सेंटर्स चलते हैं, हॉर्स शू पिट्स, खेलने के बहुत सारे एरियाज हैं, एंड दे हैव सब्सिडाइज्ड मसाज। आपको सुनने में शायद लग रहा होगा ये सारी फैसिलिटीज देके एम्प्लॉयज तो काम ही नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, जितना आप एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट दोगे, उतना अच्छी तरीके से, उतने खुशी से एम्प्लॉयज काम करेंगे। कैडबरी में भी क्या होता है, उन लोगों ने जब अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया था, वर्कर विलेज बना दिया था पूरा। फैक्ट्री के पास ही जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो वहां रह सकते थे, और सारी टाइप की फैसिलिटी उनको दी गई थी, क्योंकि एम्प्लॉइज उनके हिसाब से प्रायोरिटी थे। और आज कैडबरी इतने अच्छे मुकाम पे है बिकॉज ऑफ देयर पीपल। वो R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत फोकस करते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सैमसंग जो है वो क्या करता है, आप देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, उनकी जो स्क्रीन आती है वो सब सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। तो अगर कॉम्पिटिटर भी अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो भी सैमसंग को फायदा है। ओप्पो, वीवो, MI, जितने भी फोन्स की स्क्रीन बन रही है सब सैमसंग बना रहा है। अब आप कहोगे कि वो अपने आप क्यों नहीं बना रहे हैं? अपने आप बना सकते हैं, बट क्योंकि अगर वो खुद बनाएंगे तो महंगा पड़ता है। सैमसंग ने इतना ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया हुआ R&D पे स्क्रीन की, कि उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एज आ गई। तो क्या हो रहा है, अपने से तो सामान बेच के वो कमा ही रहा है सैमसंग, कॉम्पिटिटर का भी सेल हो रही है तो भी उसका बेनिफिट हो रहा है। स्ट्रैटेजिक HRM। नेक्स्ट निसान की बात करते हैं। निसान अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है कि वो अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करें, एंड अल्टीमेटली वो एक उनको हेल्प करता है बेटर बनने में फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले जो स्टेप आता है दैट इज स्कैनिंग द इन्वायरमेंट। कोई भी कंपनी जो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहती है, उसको अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट कैसी है, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी किस टाइप की कंपनी यूज कर रही है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जोमैटो कंपनी का नाम सबने सुना होगा। जोमैटो कंपनी जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो पाई? उससे पहले क्या कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं थी, बट they have used strategic human resource management process very effectively। ठीक है, कैसे? उन्होंने पहले स्कैन किया कि हमारी इन्वायरमेंट में कितनी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में है। सेकेंड, दे ट्राई टू फाइंड आउट देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन इस सेक्टर में नहीं है, एंड देयर आर पीपल जो कि रेडी हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए, अगर उनको टाइमली फूड अवेलेबिलिटी हो जाए। ठीक है,
अकॉर्डिंगली उन्होंने HRM स्ट्रैटेजीज बनाई जिसमें कि उन्होंने कोलैबोरेट किया विद द फूड डिलीवरी एजेंट एंड एजेंसीज जो कि टाइमली फूड डिलीवर कर रही हैं, और अकॉर्डिंगली उन्होंने वो HR स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी रियल लाइफ में, एंड अल्टीमेटली टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर किया, चेक किया कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। इसमें अगेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जोमैटो ने क्या किया, रिसेंटली ब्लिंकिट को एक्वायर किया, जिससे कि अगेन वो अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, क्योंकि जोमैटो जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी में था, जबकि अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ब्लिंकिट इज इनटू डिलीवरी ऑफ FMCG प्रोडक्ट, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी को कंटिन्यूशन, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया डिफरेंस को हमेशा T शेप में हम लिखेंगे। तो हमारा जो ट्रेडिशनल HRM है या ऑपरेशनल HRM है, दैट इज रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव से मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जाके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक HRM जो है दैट इज प्रोएक्टिव, दैट इज प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्यूशन करना। ऑपरेशनल HRM में हम डेटा कलेक्शन पे फोकस करते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक HRM में हम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि उसको मैट्रिक्स के साथ मैप करते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल HRM जो है उसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि किस तरीके से जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए, जबकि इसमें हम स्ट्रैटेजिक HR गोल्स बनाते हैं स्ट्रैटेजिक HRM में। Operational HRM it connects with laws, policies and procedures, whereas strategic HRM focuses on revising also। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तो ऐसा नहीं है कि हम स्टैटिक रखेंगे अपनी पॉलिसीज को, उनको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशनल HRM टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रिंग एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, whereas यहाँ पे हम इवेल्युएट भी करेंगे जो हम बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, दे आर स्ट्रेटेजिकली गुड फॉर द कंपनी और नॉट। नेक्स्ट, ऑपरेशनल HRM हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं फॉर दी एम्प्लॉय, जबकि इसमें हम सिर्फ ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहे कि हमें ऑन पेपर पूरा करना है काम। स्ट्रैटेजिक HRM में हम ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग नीड्स हैं कंपनी की वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट, हम ऑपरेशनल HRM में रिक्रूट करते हैं, लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक HRM में हम उसे लिंक करते हैं विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल HRM एडमिनिस्टर बेस कॉम्पनसेशन प्लान, एक बार हमने कोई कॉम्पनसेशन बनाई उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक HRM इट डेवलप कॉम्पनसेशन बाय फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन। क्लियर है सबको? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। Very important. Now there are certain barriers that a company face while they implement strategic HRM. क्या क्या barriers हैं? सबसे बड़ा barrier is short term mentality. जब भी हम बात करते हैं कंपनीज की तो कंपनीज जो है वो कोशिश करती हैं कि कम इनपुट से आउटपुट ज्यादा है। तो स्ट्रैटेजिक HRM में जब आप एम्प्लॉइज फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं या कोई भी इवेंट्स बनाते हैं तो वहां पे अल्टीमेटली आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है फिर रिटर्न आता है, जबकि स्ट्रैटेजिक HRM में फिर वो कोशिश करते हैं कि कम इनपुट वो लगाएं और आउटपुट ज्यादा है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक इनेबिलिटी। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, देखने के लिए या कोशिश करती है कि वो स्ट्रैटेजिक HRM अप्लाई कर रियल में, बट दे आर नॉट एबल और कैपेबल कि वो उस पैसे को राइट डायरेक्शन में यूज करें। पीपल आर नॉट राइट। नेक्स्ट, बहुत बार लोग जो स्ट्रैटेजिक HRM फॉलो करवाना चाहते हैं उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो अगेन वो कल्चर बिल्ड नहीं हो पाता स्ट्रैटेजिक HRM वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इस रोल के लिए हैं, जो बेसिकली स्ट्रैटेजिक HRM इंप्लीमेंट कर रहे हैं कंपनी में, उनको ही नहीं पता क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द आउटकम। अगर आप इनिशियली मनी इन्वेस्ट कर रहे हो स्ट्रैटेजिक HRM में तो उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। क्वांटिफाई मीन नंबर्स की फॉर्म में उसको लाना। वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे एम्प्लॉइज दे आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन एसेट, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है इन दी स्ट्रैटेजिक HRM। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर इज रेजिस्टेंस। एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि कभी भी जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है तो पीपल यूजुअली डू नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी स्ट्रैटेजिक HRM अप्लाई कर रही है तो लोग जो है वो इजीली उस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में अभी तक अटेंडेंस मैनुअल हो रही थी, आप साइन कर रहे थे, अब वहां पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई, तो लोग जो होंगे वो खुश नहीं होंगे इस प्रोसेस से। रीजन, क्योंकि अभी क्या है, पहले थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते थे मैनुअल में, बट ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में दैट थिंग कैन नॉट बी डन। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में
इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं, दैट इज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर मैनेजर। तो क्या क्या काम होते हैं जो कि एचआर मैनेजर के ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंक्लूड होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो बीइंग एन एचआर मैनेजर आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाइम टू टाइम जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनको उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनकी अपस्किलिंग करनी है सो दैट वो जो भी टास्क अलोकेटेड है उसे अच्छी तरीके से कर पाए। कॉम्पनसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कोई भी एम्प्लॉय को रखते हो तो वो क्यों काम करता है? जिससे कि उसको एक कॉम्पनसेशन, एक बेनिफिट मिले, उसको रिवॉर्ड मिले इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज। एम्प्लॉय सर्विस सेपरेशन, अगर एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि उसको सेपरेट होना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर करनी पड़ेंगी, सारा उसका जितना भी पे बनता है उसको पे करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स। ठीक है भाई। टू डेवलप नेक्स्ट, जो भी एचआर मैनेजर है उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। चेंज एजेंट, आपको एज ए एजेंट वर्क करना है, जिससे कि कल को अल्टीमेटली जब भी कोई भी चेंज आता है तो पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट दैट चेंज। नेक्स्ट, टू एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यू नीड टू कीप योरसेल्फ एंगेज इन द स्ट्रैटेजी थिंकिंग ऑल्सो, जिससे कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाओ। ठीक है भाई बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। These are some of the essential skills that an HR manager should have. कौन कौन से skills होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द HR manager should be intelligent, ठीक है। एजुकेशन, राइट एजुकेशन होनी चाहिए, दैट इज ही शुड बी हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड ऑफ HR। लीडरशिप स्किल, आप सिर्फ अपने आप काम नहीं करोगे, आप पूरी टीम लीड कर रहे हो जिसमें कि आप दूसरों को मोटिवेट करोगे, तो एज अ लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए अपनी टीम को। एग्जीक्यूटिव स्किल्स, यहां पे हम बात करेंगे किस तरह से एग्जीक्यूट कराएगा जो मैनेजर है वो काम को। ह्यूमन स्किल्स, आपको दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। बीइंग एन एचआर मैनेजर, एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी, यू आर एबल टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। The manager, HR manager should be free from biasness. There should be no biasness. कोई भी partiality नहीं होनी चाहिए। And finally, the ability to take decision is very important for an HR manager. Clear है भाई सबको? चलो next हम बात करते हैं a very very important topic, बहुत बार कई बार पूछा गया एग्जाम में, चेंजिंग रोल ऑफ एचआर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। पास्ट में क्या होता था, जो मेजॉरिटी टास्क है किसी भी एचआर मैनेजर का, उसमें मेनली जो है स्ट्रैटेजिक रोल था। स्ट्रैटेजिक रोल कम था, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज्यादा था एचआर का, मतलब पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक रोल वाज ओनली 20%, जबकि आज की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिक रोल हैज इंक्रीज टू 60% ऑफ द एचआर, और एडमिनिस्ट्रेटिव लोड जो है वो सिर्फ 10% रह गया। इसका रीजन है टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, सारी चीजें मैनुअल होती थी, तो मेजॉरिटी टास्क जो है एचआर को वो वही रिपीटेटिव टास्क करना पड़ता था। जैसे अगर हम बात करें सैलरी कैलकुलेट करना, अटेंडेंस, तो इसलिए उसका मेजॉरिटी टाइम जो था वो जो रिपीटेटिव टास्क है उसमें निकल जाता था। जबकि अगर हम आज की बात करें तो फिर मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह से अटेंडेंस जो है वो सिस्टम पे हो रही है, सैलरी कैलकुलेशन इज डन बाय सॉफ्टवेयर। तो अभी क्या है, वो ज्यादा टाइम एचआर जो है वो डिवोट कर पाता है ओवरऑल स्ट्रैटेजीज बनाने में, जिससे कि कंपनी जो है अपनी ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी। और बाकी अगर हम बात करें ऑपरेशनल एम्प्लॉय एडवोकेट, वो पहले भी 30% था, आज भी, क्योंकि व्हाट इज एम्प्लॉय एडवोकेट, कि अगर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है एचआर के थ्रू वो सॉल्व हो रही है। क्लियर है भाई सबको? तो अभी स्ट्रैटेजिक रोल हैज इंक्रीज्ड बहुत ज्यादा, और इसका रीजन क्या है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक अगर आप रोल को समझ के कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाते हो। ठीक है, इसी टॉपिक को कंटिन्यूएशन में हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल्स, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और नहीं भी पूछा जाता है। अगर आपको चेंजिंग रोल ऑफ एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अल्रिच 4 रोल मॉडल की बात जरूर करेंगे। तो अल्रिच ने बोला कि भाई कोई भी एचआर, अगर हम अभी करंट की बात करें तो वो 4 टाइप के रोल्स फॉलो करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हो, आप अलाइन करोगे एचआर पॉलिसी को बिजनेस स्ट्रैटेजी से। तो सपोज करो आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी है इनोवेशन, तो आप जब हायर करोगे ना एम्प्लॉइज को, तो आप ये इंश्योर करोगे इनोवेटिव लोग हायर।
क्योंकि अगर आप वो चीज हायरिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू मैच। सेकेंड, चेंज एजेंट। अभी हमने बात की थी, एम्प्लॉइज जो है या ह्यूमंस जो है उनका एक नेचर होता है कि जब भी कोई चेंज आता है तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो ये एचआर का काम है कि वो रेजिस्टेंस को कम करे, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। उन्हें समझाएं इस चेंज से क्या बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, काम करते हुए कोई सॉफ्टवेयर को ग्लिच आ रहा है या कोई और इशू है, वो सब जो है वो एचआर सॉल्व करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉय चैंपियन। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको मोटिवेशन देने का काम भी एक एचआर का ही होता है। क्लियर है भाई सबको? ये मॉडल जो है, अगर इसको आप अपने आंसर में लिख के आते हैं इन दी क्वेश्चन की किस तरीके से एचआर का रोल चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, रोल ऑफ एचआर इन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, अभी मैंने आपको बताया था, फेसबुक ने रिसेंटली दे एक्वायर्ड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैप्चर करती है, रीजन अगेन अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। जबकि मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनी मिलके कोई काम करती है। हीरो होंडा, सब लोगों ने नाम सुना हो कंपनी का, चलाई भी होगी। तो हीरो होंडा जो थी वो पहले दो कंपनीज थी, हीरो एंड होंडा डिफरेंट कंपनीज थी, दोनों ने मर्ज करके हीरो होंडा बनाया। अब ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है, इसमें एचआर का रोल क्या है? हाउ डज एचआर इज रिलेटेड टू इट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई भी कंपनी में मर्जर होता है तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बड़ा डाउट होता है कि भाई किस तरीके से काम होगा, एक कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है और बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिफोर मर्जर, प्री मर्जर जो होता है, उसमें आप एज एन एचआर यू शुड इवैल्यूएट द स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड टैलेंट गैप ऑफ द एम्प्लॉइज। आपको देखना पड़ेगा अभी करंट में क्या स्ट्रक्चर है उनके कॉम्पनसेशन का, एंड यू शुड कम्युनिकेट क्लियर स्ट्रैटेजी। जो भी प्रॉब्लम्स है, मिनिमम आपको कोशिश करनी है एज एन एचआर, आप रूमर्स जो आ रहे हैं, एंजाइटी, वो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व करें। फाइनली, कल्चरल इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। सपोज करो दो कंपनी मर्ज हो रही है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ए कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कल्चर था, जबकि बी में क्या है, लीनियंट है। तो अगर सपोज करो हम बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर बना देते हैं अगर मर्जर के बाद, तो बी कंपनी के एम्प्लॉय जो छोड़ के जाने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो ना छोड़े कंपनी। कैसे? अगेन दोनों का एक बैलेंस क्रिएट कर। ठीक है। टैलेंट रिटेंशन, क्योंकि अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं ना मर्जर एक्विजिशन के बाद, तो आपको उस मर्जर एक्विजिशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको हो सकता है वर्कफोर्स में भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, कुछ नए आपको एरियाज ऐड करने पड़ेंगे, नई प्रोफाइल्स ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगेन कॉम्पनसेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे जब आप मर्जर करते हैं। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट। अब अगेन आपको एज अ चेंज एजेंट वर्क करना है, फीडबैक देना है एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा इससे। अगेन आपको जब एचआर सिस्टम्स एंड पॉलिसीज की बात करें, दोनों कंपनीज में अलग सिस्टम चल रहा था, तो उसको एज एन एचआर यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो सिस्टम है वो अमलगमेट हो जाए, मिक्स हो जाए। एंड फाइनली, पोस्ट मर्जर रिव्यू। पोस्ट मर्जर रिव्यू से मतलब क्या है कि फाइनल फीडबैक कि जो भी आपने मर्जर किया कंपनी का, उससे ओवरऑल कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम टू टाइम आप एंगेज कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है बच्चों, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट पे हम बात करते हैं स्लाइड। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआरएम प्रैक्टिसेस। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसने सारे एरियाज को कवर किया है। ऐसी कोई भी फील्ड या सेक्टर नहीं है जहां टेक्नोलॉजी का रोल ना हो। तो एचआरएम में क्या क्या रोल है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट। पहले के टाइम में आपको ध्यान होगा, जैसे अखबार होते थे, न्यूज़पेपर, उसमें जॉब निकलती थी जॉब्स की। भाई क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में पता लगाना है तो न्यूज़पेपर वाज द एरिया। बट आज के टाइम में वी हैव जॉब पोर्टल्स, जो कि क्या करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को कनेक्ट करता है। Naukri.com, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, इन सबसे क्या हो रहा है? बेसिकली यू आर एबल टू गेट अ बेटर ऑडियंस, वाइडर ऑडियंस। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग में भी हेल्प होती है। तो आपने सुना होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे अभी राइट नाउ वी आर एबल टू टीच सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की हमने क्या करा, ऑनलाइन कंटेंट बनाया, और ये अल्टीमेटली बेनिफिट कर रहा है मल्टीपल स्टूडेंट्स को। और आप इसको ऑन रिपीट मोड भी देख सकते हो, राइट। वर्चुअल क्लासरूम, सिमुलेशन होता है जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो आर्टिफिशियल, जहां पे यू आर एबल टू टीच पीपल।
नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। पहले के टाइम में हार्ड कॉपीज में डेटा रखते थे, तो अगर वो कोई फायर हो गया कहीं पे या फिर खो गई फाइल तो डेटा मिस हो जाता था। बट अभी क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, HRIS की सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके पास जो आपका डेटा है वो हमेशा सिक्योर रहता है। आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा बट इट विल रिमेन ऑन क्लाउड। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको अपने एम्प्लॉइज का फीडबैक देना है, तो उसके लिए अगेन देयर आर सर्टेन डिजिटल टूल्स जो कि आपको रियल टाइम फीडबैक देते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। नेक्स्ट वी हैव एथिक्स एंड एम्प्लॉय राइट्स। टेक्नोलॉजी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेटा प्रिवेसी रहे, डेटा ब्रीच ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय डेटा। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए एंड यू शुड ट्रीट फेयरली टू ऑल द एम्प्लॉइज। फाइनली, अगर आपको मोटिवेट करना है अपने नॉलेज वर्कर्स को, तो कुछ कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं, रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज, जैसे वर्क फ्रॉम होम आपने सुना होगा, तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो पाता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ना हो हमारे पास, अगर सपोज करो हम जूम, स्काइप, ये एप्स ना हो, तो क्या वर्क फ्रॉम होम हो पाएगा? नहीं। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज द न्यू HRM प्रैक्टिसेस व्हिच आर there in the organization, very much used। ठीक है भाई बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, TQM and HRM linkage। Now what does this TQM stands for? TQM stands for Total Quality Management। हम जब भी कोई भी फैक्ट्री की बात करते हैं या कोई भी इंडस्ट्री की, तो वहां पे क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना क्वालिटी के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। रीजन, कंपटीशन। तो अब HR का क्या रोल है TQM में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? सपोज करो आप किसी होटल इंडस्ट्री के एग्जांपल लेते हैं, तो होटल इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है सिर्फ होटल में लोग खाना खाने जाते हैं, खाने की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? नहीं, बल्कि जो वेटर्स आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपका एम्बियंस है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। तो सपोज अगर हमारे एम्प्लॉइज स्किल्ड ना हो, अगर उनकी मोटिवेशनल क्लाइमेट नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। आपकी क्वालिटी जो है वो एनहांस हो पा रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, राइट? TQM and HR are in pursuit of these goals: profitability, productivity and customer orientation। कस्टमर को आपको ध्यान में रख के ही पूरा बिजनेस जो है वो रन करना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये दोनों TQM and HRM goes hand in hand। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स ऑफ HRM। वैसे तो देखो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं HRM के, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मॉडल इज हार्वर्ड मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस हार्वर्ड मॉडल? देखने में बड़ा टफ सा लग रहा होगा, बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। हार्वर्ड मॉडल में 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है कि इन 2 कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हमें अपनी HRM पॉलिसी बनानी है। फर्स्ट इज स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड द अदर इज सिचुएशनल फैक्टर। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड लोग हैं, चाहे एम्प्लॉइज हो गए, चाहे गवर्नमेंट हो गई, चाहे मैनेजमेंट हो गई, और सिचुएशनल फैक्टर कि किस टाइप की इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेबर मार्केट कैसी है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है, यूनियन, टेक्नोलॉजी, लॉज, इन दोनों को ध्यान में रख के आपको अपनी HRM पॉलिसी बनानी है। और अगर आपकी राइट पॉलिसी होंगी तो उससे क्या होगा? HRM आउटकम आएगा, और राइट आउटकम विल लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। मतलब क्या है कि सपोज करो हम इंडिया वर्सेस चाइना की बात करते हैं, तो देखो इंडिया की पॉलिसी कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड डायरेक्टली इन चाइना, क्योंकि वहां पे क्या है, 1 मैन पार्टी रूल है, वहां पे आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, जबकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिचुएशनल फैक्टर, तो आप जब भी पॉलिसी फ्रेम करोगे आपको ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको उसी के हिसाब से HRM पॉलिसी बनानी है कि आपका वर्क फ्लो कैसे होगा, रिवॉर्ड सिस्टम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, एंड उससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉइज दे विल बी मोर कमिटेड, कॉम्पिटेंस ज्यादा होगा उनमें, कॉन्ग्रेंस मींस दे विल मूव इन अ राइट डायरेक्शन, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और इन सब की वजह से इंडिविजुअल विल बी हैप्पी, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, एंड फाइनली सोसाइटी एट लार्ज विल बेनिफिट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कंटेक्चुअल मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है। ये क्या बात करता है कि ये बोलता है HRM पॉलिसीज जो है या HRM प्रैक्टिसेस शुड बी टेकन केयर विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट। हमेशा कंटेक्स्ट के रेफरेंस में आपको HRM पॉलिसी बनानी है, रैंडम नहीं बनाओगे।
मतलब क्या है कि सपोज करो अगर हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, सेम टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है बट एरियाज अलग है, तो ये नहीं कि जरूरी है, ये नहीं है कि एक जगह पे वो पॉलिसी वर्क कर गई तो दूसरी जगह पे भी काम करेंगी। तो जब भी आप ध्यान रख पॉलिसीज फ्रेम करेंगे एचआरएम, तो आपको सराउंडिंग्स देखनी है एंड अपना सिस्टम देखना है एंड अकॉर्डिंगली आपको एचआर प्रैक्टिसेस बनानी है। ब्रॉडर सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपको ध्यान रखना है किस कंटेक्स्ट में आपने वो, आप जब बात भी करते हैं अपने दोस्तों से, अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं तो आपकी कोई बात सुनता है नहीं। तो वैसे ही कंपनी को भी ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो एचआरएम प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, मैचिंग मॉडल। ये मॉडल कवर करता है हार्डर साइड ऑफ एचआरएम। What does you mean by harder side of HRM? कि there should be a proper link between HR strategy and business strategy। कि आप जब भी कोई HR strategy अप्लाई करोगे या इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ओवरऑल बिजनेस को ध्यान रखना। देखो HR doesn't work in silos। HR जो है वो कनेक्टेड है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, तो आपको ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के ही आपको अपना काम करना है। राइट पर्सन एट राइट जॉब। जैसे अगर हम बात करें आईटी कंपनीज की, आज के टाइम में आईटी कंपनीज का बूम है, बट आईटी कंपनीज को ध्यान रखना है कि उनका ओवरऑल जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज राइट पर्सन एट राइट प्लेस। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फेल हो जाती हैं, व्हाई? नॉट बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फाइनेंस नहीं है, बट बिकॉज दे डू नॉट हैव राइट स्ट्रेटेजी। बायजूस इज वन ऑफ द बिग एग्जांपल ऑफ दिस, जो कि क्या कर रहा था अल्टीमेटली स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, बट उन्होंने क्योंकि एचआर स्ट्रेटेजी को लिंक नहीं करा बिजनेस स्ट्रेटेजी से, तो अल्टीमेटली फेल हो गए। दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। बोला था ना भाई संभाल लेगा, तो भाई आपके लिए लेके आया है सर को। सर आपको एचआरएम के सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर करवा देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को जल्दी से फॉलो कर लेना, ऐसे ही और सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो रेडी रहो।